तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एक छोटे से गांव थल्ली में रहने वाली कल्पना सुमति एक स्कूल शिक्षिका थी। वह अपने पति वेंकटेश्वर मूर्ति के साथ एक साधारण लेकिन सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। 20 जुलाई 1988 का दिन उसके जीवन का सबसे भयानक दिन बनने वाला था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन शाम के करीब 5:30 बजे कल्पना ने अपने पति से कहा, मैं पास के ट्यूबवेल से पानी भरकर ले आती हूं, रात में जरूरत पड़ेगी। उन दिनों गांवों में हर घर में पानी की सुविधा नहीं थी, इसलिए कुएं या ट्यूबवेल से पानी लाना आम बात थी। कल्पना अपने नीले रंग के प्लास्टिक के डिब्बे के साथ ट्यूबवेल की ओर चल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहां एक पुलिस स्टेशन था और उसकी जिंदगी उसी रास्ते पर बदलने वाली थी। जैसे ही कल्पना पुलिस स्टेशन के पास से गुजरी, वहां तैनात एक कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ी। वह तुरंत अंदर गया और अपने सब इंस्पेक्टर पी.के. बाला सुब्रमण्यम को बताया। सब इंस्पेक्टर ने भी कल्पना को देखा और कहा, इसे बुला कर लाओ। कांस्टेबल तुरंत बाहर आया और कल्पना को रोकते हुए कहा, मैडम, आपको साहब ने बुलाया है, बस 2 मिनट का काम है। कल्पना चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि पुलिस उसे क्यों बुला रही है, लेकिन क्योंकि वह एक शिक्षिका थी और पुलिस का सम्मान करती थी, इसलिए बिना किसी संदेह के अंदर चली गई। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया गया। कल्पना को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सब इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। अकेले घूमना ठीक नहीं, हमारे साथ रहोगी तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। कल्पना ने घबराकर कहा, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन उसकी यह दलील सुनकर पुलिस वालों ने ठहाका लगाया। तभी एक कांस्टेबल ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और उसे 4 पुलिसकर्मी घेर कर खड़े थे। उसने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया गया। इसके बाद जो हुआ वह मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। पहले सब इंस्पेक्टर बाला सुब्रमण्यम, फिर हेड कांस्टेबल गोविंदन और फिर बाकी 2 पुलिसकर्मियों ने बारी बारी से उसके साथ घिनौना अपराध किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। पुलिस स्टेशन के अंदर ही वे वर्दीधारी रक्षक भक्षक बन चुके थे। रात होने पर जब उन्हें लगा कि कल्पना मर चुकी होगी, तो वे उसे एक गहरे खड्डे में फेंक आए और उसके ऊपर भारी पत्थर डाल दिए। सुबह हुई। गांव में हंगामा मच चुका था क्योंकि कल्पना घर नहीं लौटी थी। उसका पति वेंकटेश्वर मूर्ति परेशान होकर उसे ढूंढने लगा। गांव वालों ने ट्यूबवेल के पास उसकी पानी भरने की बाल्टी पड़ी देखी, लेकिन वह कहीं नहीं थी। खोजबीन के दौरान गांव के एक बुजुर्ग रामकृष्ण की नजर नहर के पास एक गड्ढे में पड़ी अर्धनग्न कल्पना पर पड़ी। अरे, यह जिंदा है! गांव वालों ने तुरंत उसे बाहर निकाला। उसका शरीर लहूलुहान था, जगह-जगह चोटें थीं, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। गांव वालों ने जब थाने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने लापरवाही दिखाई। अगर वह जिंदा है तो उसे अस्पताल ले जाओ, हमारे पास क्यों आए हो? गांव वालों के पास साधन नहीं था, फिर भी किसी तरह 29 किलोमीटर दूर होसूर के सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। डॉक्टर पद्मावती ने जांच की तो पाया कि उसके शरीर पर 21 गंभीर चोटें थीं, हड्डियां टूटी थीं और उसके प्राइवेट पार्ट्स तक पर गहरे घाव थे। फिर उसे सेंट जॉन्स हॉस्पिटल, बेंगलुरु रेफर किया गया, जहां 3 महीने तक उसका इलाज चला। गांव वालों ने थाने का घेराव किया, डीएम को घेर लिया और जबरदस्त आंदोलन किया। इससे सरकार को झुकना पड़ा। पुलिस ने चारों अपराधी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 376, 354, 325, 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अदालत में बचाव पक्ष ने कहा,
ये झूठा मामला है, महिला पैसा चाहती थी, इसलिए आरोप लगा रही है। लेकिन जब कल्पना ने खुद गवाही दी और पुलिस वालों की पहचान की, तो अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी और सरकार को आदेश दिया कि कल्पना को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कल्पना की कहानी हमें यह सिखाती है कि कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की लड़ाई और कठिन हो जाती है। लेकिन यह भी सच है कि साहस, संघर्ष और समाज की एकता से न्याय जरूर मिलता है। आज भी तमिलनाडु के लोग इस घटना को याद कर सिहर उठते हैं, लेकिन कल्पना का साहस यह बताता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले कभी हारते नहीं।